बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी की क्लास लेकर के आए हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, इसमें लिखा हुआ है महासंग्राम रिवीजन क्लास। महासंग्राम रिवीजन क्लास का शुभारंभ आज से हो रहा है और हम सेमेस्टर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बॉटनी के प्रत्येक यूनिट बाय यूनिट हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। महासंग्राम रिवीजन क्लास का मतलब ये है कि एक ही वीडियो में प्रत्येक यूनिट के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर किया जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस चैप्टर के उनको यहाँ पर हल कराएंगे। तो ये आपका ये मानकर चलिएगा सॉल्यूशन पेपर है और 8 यूनिट हैं आपके बीएससी के सेमेस्टर थर्ड बॉटनी में। टोटल 8 यूनिट हैं और 8 लेक्चर में हम पूरे पाठ्यक्रम को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो नई शिक्षा नीति के तहत जो आप लोग सेमेस्टर थर्ड में बॉटनी पढ़ रहे हैं उसका पेपर टाइटल है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टिक कैरेक्टरिस्टिक। ये आपका पेपर टाइटल है और जिसमें हम आज यूनिट नंबर फर्स्ट यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है टेक्सोनोमिक रिसोर्सेज एंड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, 2 पार्ट में। पहले हम यहाँ पर टेक्सोनोमिक रिसोर्सेज पढ़ेंगे और उनके नामकरण पद्धति को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो सबसे पहला टॉपिक है वो आपका है कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी। क्वेश्चंस पूछा जाता है कि व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकी कहते हैं। कंपोनेंट को हिंदी में कहते हैं वर्गीकी। तो वर्गीकी के घटक कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जानकारी करते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी यानी कि वेरियस सिस्टमैटिक एक्ट्स आर एम्ड टू स्टेबलाइजिंग एन आइडियल क्लासिफिकेशन सिस्टम व्हिच नीड्स प्रोड्यूस such as the identification, description, naming and building the alternative name, the allow for the improved information management to be used by the different personnel who are the exploring different area plant structure and operation। यानी कि दोस्तों विभिन्न व्यवस्थित क्रिया का उद्देश्य एक आदर्श वर्गीकरण प्रणाली की स्थापना करना है, जिससे जो प्रक्रिया हैं उनकी आवश्यकता जो होती है उनको पूरा किया जा सके। जैसे कि पहचान, सबसे पहले हम किसी भी वर्गीकी का पहचान करेंगे, फिर उसके विवरण के बारे में देखेंगे, उसकी नामकरण पद्धति देंगे और समांतर उनको बनाएंगे। ठीक है, यही कहलाता है कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, ये विभिन्न कमियों द्वारा बेहतर सूचना प्रबंधन का उपयोग करने की अनुमति देता है। इतना समझ गए? ठीक है, हु आर एक्सप्लोरिंग द डिफरेंट एरिया ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन, जो पादप संरचना और संचालन के विभिन्न क्षेत्रों की खोज कर रहे हैं। फॉलोइंग आर द सेवरल एलिमेंट ऑफ सिस्टमैटिक, वर्गीकरण पद्धति के कई तत्व हैं जो कि निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी के जो तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं उनको समझते हैं। तो पहला एलिमेंट इसमें हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी का पहला एलिमेंट क्या है? आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है नॉमेनक्लेचर और तीसरा है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी पहचान, नाम पद्धति और वर्गीकरण। तो हम 1 बाय 1 करके इनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। ओके, चलिए। आइडेंटिफाइंग एंड द अनडिफाइंड स्पेसमैन विथ and already known the taxon and give a correct rank and place in the existing taxonomy is known as identification और determination। ठीक है, पहले से जो ज्ञात टैक्सान के साथ एक अज्ञात नमूने की पहचान करना और मौजूदा वर्गीकी में एक उचित श्रेणी को स्थान देना या पहचान या निर्धारण के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे आइडेंटिफिकेशन क्या है तो आप बता देंगे कि भैया जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, वो कोई भी हमारे पास एक जान लीजिए कि ज्ञात टैक्सान है। हम पहचान क्यों पूछेंगे? जब हमारे पास कोई एक टैक्सान होगा, जैसे कि अदर फॉर्म में देखें, जैसे हमने एक पेन दे दिया, कोई कंपनी है, मान लिया पेंटोनिक, बहुत ही प्रमुख कंपनी है। ठीक है, अब आप पेंटोनिक के बारे में नहीं जानते, आपको केवल पेन के आपको पता है कि ये पेन है। ठीक है, तो आप उसकी पहचान पूछा जाए कि इसकी क्या पहचान है, भाई पेंटोनिक की पहचान क्या है, तो आप क्या बताएंगे? उसमें नेम लिखा होगा,
पेंटोनिक, उसका निब, उसका आकार वो अलग रूप में दिखाई दे रहा होगा ना। तो इसी का मतलब है कि अगर आपके पास कोई टैक्सॉन है, ठीक है, वो अज्ञात है, तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, उसको देखेंगे और उस नमूने के जो मौजूद वर्गीकी होंगे उनको पहचानेंगे और उनको पहचानने के बाद एक नाम दे देंगे, ठीक है। तो वो तो नामकरण में चला जाएगा, पहचान करना कहलाएगा, उसके रूप रंग को देख करके पहचान करना, ठीक है। तो इसी के रूप में इसको हम आइडेंटिफिकेशन को जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन द रियलिटी इट रिक्वायर्ड गिव एन अननोन स्पेसिमेन ए नेम, यानी कि वास्तव में हम इसके लिए एक अज्ञात नमूने को नाम देने की आवश्यकता होती है। जो अज्ञात नमूना है उसको नाम देने की क्या होती है, एक आवश्यकता होती है। दिस कैन बी accomplished by the visiting a herbarium and comparing the uncertain specimen to herbarium specimen that have been the properly reckoned। यानी कि वैकल्पिक रूप से अगर हम बात करें तो यह एक हर्बेरियम का निरीक्षण करके और अनिश्चित नमूनों की तुलना हर्बेरियम नमूनों से तैयार किया जा सकता है जिन्हें ठीक से पहचाना गया है, ठीक है। वैकल्पिक रूप से अगर बात करें तो वैकल्पिक रूप से नमूना एक क्षेत्र विशेषज्ञ को प्रस्तुत किया जा सकता है जो पहचान में सहायता करता है। क्या करते हैं, जो पहचान में सहायता करते हैं। साहित्य के विषय के रूप में अगर देखें तो जैसे फ्लोरा, मोनोग्राफ, मैनुअल में दी जाने वाली पहचान कुंजियों का उपयोग के माध्यम से इसको पहचानने में पूरा करते हैं, तो इसी को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नॉमेनक्लेचर की। तो नॉमेनक्लेचर यानी कि नाम पद्धति, ठीक है। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन यानी किसी भी टैक्सॉन का आइडेंटिफिकेशन जब क्लियर हो जाता है तब दूसरा जो चरण होता है वो आता है नॉमेनक्लेचर। जैसे हमने कोई भी एक अज्ञात नमूना था उसका हमने पहचान कर लिया कि ये किस कुल का है, इसका कंपनी का क्या नाम है। अब हम क्या करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, किसको हम एक नाम दे देंगे। अज्ञात था, हमने पहचान कर लिया, अब उसको एक नाम देना चाहिए। तो आइडेंटिफिकेशन क्या कहलाता है इसके बारे में हम देखते हैं। हम अब नॉमेनक्लेचर को देखते हैं। नॉमेनक्लेचर मतलब आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए टैक्सॉन इट शुड बी गिवन ए साइंटिफिक नेम, दस द प्रोसेस डिटरमाइनिंग ए करेक्ट नेम फॉर ए टैक्सॉन नोन एज द नॉमेनक्लेचर। ओके, यानी कि एक टैक्सॉन की जब पहचान हो जाती है इसके बाद में इसे वैज्ञानिक नाम दिया जाना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार एक टैक्सॉन के लिए जो सही नाम निर्धारित किया जाता है उस प्रक्रिया को नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण पद्धति के रूप में हम जानते हैं। क्लियर है। इट इज़ ए क्लियर एंड widely accepted system of rule that the botanist use for the naming newly discovered plant। यानी कि यह नियम की एक स्पष्ट तथा व्यापक रूप से स्वीकृत प्रणाली है जिसका उपयोग वनस्पतिक जो होते हैं वो नए खोजे गए पौधों के नामकरण के लिए प्रयोग करते हैं। ओके, क्लियर इतनी चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं। The International Code of Botanical Nomenclature ICBN regulated plant nomenclature through its the rule of recombination, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वनस्पतिक नामकरण जो संहिता है जिसे ICBN के नाम से जानते हैं, अपने नियम तथा सलाह के माध्यम से पौधे के जीव पद्धति को नियंत्रित करती है। The botanical code which are received in every 6 years or so aid in selecting a single accurate name for the taxon with a certain location and rank form। यानी कि हर 6 साल में वास्तविक संहिता जो होती है जिसे हर 6 साल में संशोधित किया जाता है और जो उपलब्ध कई वैज्ञानिक नाम होते हैं उनमें एक निश्चित सीमा निर्धारित होती है स्थान तथा श्रेणी के साथ साथ, ठीक है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। हमने सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देखा, पहचान किया, फिर उसको हमने नॉमेनक्लेचर दिया यानी कि उसको नाम दिया। अब हम इसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, इसको समूह में वर्गीकृत करेंगे, ठीक है। ये तीसरा पद्धति है नॉमेनक्लेचर का। ओके, तो क्लासिफिकेशन को समझते हैं। डिवाइडिंग द ऑर्गेनिज्म डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ए कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर द सिमिलरिटीज इज द टर्म क्लासिफिकेशन। जीवों को उनकी समानता के आधार पर, जो जीव होते हैं, जीवाश्म होते हैं, उनकी समानता के आधार पर श्रेणियों में विभाजित करना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है, ठीक है। तो जीवों को तेजी से समावेशी समूहों में बांटा जाता है,
जीवों को क्या करते हैं, तेजी से समावेशी समूह में बांटते हैं, जब तक कि उन सभी को एक सबसे समावेशी श्रेणी में समूहित नहीं किया जाता। समझने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब ये है, हमने सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन पहचान कर लिया, फिर नॉमेनक्लेचर कर दिया। अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, जिसे INC के नाम से जानते हैं, सी फॉर क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, जैसे कोई जीव है, उनको उनकी समानता के आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है, जैसे ठीक है। तो अब हम जल्दी क्या करेंगे कि उनको तेज़ी से उनको क्या करेंगे, उनके क्लासिफिकेशन को वर्गीकृत करेंगे, ठीक है। तो एक सबसे समावेशी श्रेणी में समूहित नहीं किया जाता। जब हम बात करेंगे एक नए टैक्सान को उचित स्थान और क्रम नियुक्त करना, हमने एक जैसा नया टैक्सान लिया था, एक टैक्सान लिया, उसका नॉमेनक्लेचर देखा, हमने उसकी पहचान कर ली। अब उसको एक उचित स्थान और क्रम नियुक्त करना है। एक टैक्सान को छोटी इकाइयों में तोड़ना, दो या दो से अधिक टैक्सा को एक में मिलाना, एक समूह से दूसरे समूह में अपनी स्थिति को स्थानांतरित करना और इनके क्रम को बदलना, सभी वर्गीकरण प्रक्रिया का क्या है, ये हिस्सा है। इन्हीं को हम वर्गीकरण कहते हैं। समानता अगर हम देखें तो वर्गीकरण किसको कहेंगे, जैसे कोई टैक्सान है, उसको क्रम में तोड़ना, छोटी छोटी इकाइयों में बांटना, या एक से अधिक टैक्सा को एक साथ मिला लेना, एक से अधिक समूह को अपने आप में मिला लेना, एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित कर देना, क्रम बदल देना, इन्हीं को वर्गीकरण प्रक्रिया कहते हैं। तो वर्ग की संस्थाओं को विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है। तो अब क्लासिफिकेशन की कई जो है प्रणालियां हैं, हम क्लासिफिकेशन की प्रणालियों को समझेंगे। यहाँ पर 4 प्रकार की प्रणालियां आपको मिलेंगी, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन है उनको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला आपका आ जाता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, दूसरा है नेचुरल क्लासिफिकेशन, तीसरा है फेनेटिक क्लासिफिकेशन और चौथा है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब इन्हीं को हम हिंदी में समझेंगे, ठीक है। तो हिंदी में यानी कि जो वर्गीकरण की प्रणाली थी उसको 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली, प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली, और तीसरा आ जाता है आपका फेनेटिक वर्गीकरण प्रणाली, और चौथा है जात वृत्तीय वर्गीकरण प्रणाली। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जो क्लासिफिकेशन है उनका जो क्रम है, उनको कितने भागों में कितने तरीके से वर्गीकृत किया जाता है, तो आप बताएंगे भैया 4 भागों में, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फेनेटिक एंड फाइलोजेनेटिक। तो हम सबसे पहले 1 बाय 1 करके इसको समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम को, ठीक है। तो कृत्रिम वर्गीकरण प्रणाली, दिस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द सम ईयरली ऑब्जर्वेबल फीचर लाइक द हैबिट, कलर, फॉर्म etc ऑफन द रिस्पेक्टिवली ऑफ दियर एफिनिटी, ठीक है। तो कृत्रिम वर्गीकरण इस प्रकार का एक वर्गीकरण प्रणाली है जो आसानी से सुस्पष्ट विशेषताओं पर आधारित होता है, जैसे प्रवृत्ति, रंग, रूप आदि। अक्सर उनकी समानता जो होती है वो अतिरिक्त होती है, इसको कृत्रिम वर्गीकरण कहते हैं। अब हम बात करेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को, यानी प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली। दिस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द ओवरऑल सिमिलरिटीज, मोलरिटीज ऑन द ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। यानी जो प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली है वो इस प्रकार की वर्गीकरण प्रणाली है जो समग्र समानता पर आधारित है, ज़्यादातर सकल आकृति पर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नेचुरल। अगला आ जाता है फेनेटिक, जिसे कहते हैं फेनेटिक वर्गीकरण प्रणाली। तो इस प्रकार का जो वर्गीकरण होता है वो फेनेटिक लिंक के संदर्भ में समग्र समानता निर्धारित करने के लिए आकृति विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, पादप रसायन, परार संरचना और अनुसंधान के सभी विषय सहित सभी सुलभ स्रोतों के डेटा का उपयोग करता है, जिसको क्या कहते हैं, फेनेटिक वर्गीकरण प्रणाली करते हैं। और स्नेथ और सोकल ने 1973 में इस वर्गीकरण का प्रमुख प्रस्तावक दिया था, ठीक है। फेनेटिक क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो आप ध्यान रखेंगे 2 बोटनिस्ट थे, पहले थे उनका नाम था जो है स्नेथ और दूसरे थे सोकल। इन्होंने 1973 में इस वर्गीकरण प्रणाली का जो है आधार बताया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपके चौथे नंबर के क्लासिफिकेशन, जिसे जात वृत्तीय वर्गीकरण कहते हैं। दिस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉट द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट ऑफन द ओवरलैप्स इन प्रैक्टिस एंड बेस्ड ऑन द कॉमन इवोल्यूटरी डिफरेंट। यानी कि जात वृत्तीय वर्गीकरण प्रणाली जो है वो इस प्रकार की वर्गीकरण प्रणाली है जो परस्पर विशिष्ट नहीं है, लेकिन
अक्सर पद्धति में अतिव्यापन होता है और सामान्य विकासवादी वंश पर आधारित ये होती है जातिवृत्तीय वर्गीकरण प्रणाली। तो हमने आज पढ़ लिया भैया, क्या पढ़ा, कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे आपका नेक्स्ट जो टॉपिक होता है यूनिट नंबर 1 का, वो है हर्बेरियम। हर्बेरियम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो हर्बेरियम के टॉपिक को यहाँ पर क्लियर करेंगे। क्वेश्चन जो बनता है हर्बेरियम से वो बनता है, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हर्बेरियम, व्हाट विल बी इट्स द कंट्रीब्यूशन इन टेक्सोनॉमी ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। यानी हर्बेरियम के निर्माण, संरक्षण एवं महत्व का वर्णन कीजिए, आवृतबीजी पौधों के वर्गीकरण में इसका क्या योगदान है वो बताइए। तो सबसे पहले हम समझते हैं हर्बेरियम क्या होता है। ए हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेन कलेक्टेड फ्रॉम ए प्लेस, जो कि माउंटेड किए जाते हैं ऑन द एप्रोप्रिएट सीट्स, ओके, आइडेंटिफाइड एंड अरेंज अकॉर्डिंग टू सम अप्रूव्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी हर्बेरियम पादप नमूनों का एक प्रकार का संग्रह होता है जो विभिन्न क्षेत्रों से इकट्ठा कर, सुखा कर, प्रेस कर तथा फिर उन्हें उपयुक्त साइज के सीटों पर चिपका दिया जाता है। तत्पश्चात इस सीटों की पहचान कर वर्गीकरण की किसी उपयुक्त पद्धति के अनुसार व्यवस्थित कर किसी लकड़ी या स्टील के हर्बेरियम कैबिनेट में रख देते हैं। इस प्रकार के पादप वैज्ञानिक अनुसंधान तथा किसी भी संदर्भ के लिए प्रस्तुत जो तुरंत पात होते हैं वो तैयार होते हैं, इसी को कहते हैं हर्बेरियम। क्लियर है इतना चीज़ें, हर्बेरियम समझ में आ गया। हर्बेरियम का मतलब ये होता है कि जो विभिन्न प्रकार के, जो आप देखे होंगे बोटेनिकल गार्डन में आप देखेंगे तो कई प्रकार की सीटें लगी होती हैं, उन सीटों में विभिन्न प्रकार के जो पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उनको सुखा करके प्रेस करके चिपका दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है, रखा दिया जाता है ताकि इनको लंबे समय तक इनकी पहचान हो सके। जो विभिन्न प्रकार के लुप्त प्रजातियां हैं उनको वहाँ पर देखने का मौका मिलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हर्बेरियम के महत्व और उद्देश्य क्या है। हर्बेरियम का उद्देश्य एवं महत्व देखेंगे, पर्पस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हर्बेरिया। ठीक है, तो हर्बेरियम का जो संगठन है वो विभिन्न क्षेत्रों की समान वनस्पति का एक ही स्थान पर अध्ययन करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लार्ज हर्बेरिया इज ऑफ द इमेंस एडवांटेज इन द स्टडीइंग द जनरल वेजिटेशन ऑफ different region in one place. Number first, the material in the herbarium remains a permanent record of flora of a various region. यानी कि हर्बेरियम में निहित सूचनाएं व पौधे इन क्षेत्रों की फ्लोरा का एक अस्थायी रिकॉर्ड होता है। ये पहला इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरा हो जाएगा, हर्बेरियम सर्व्स एज द इनवैल्यूएबल कंजर्वेटरी ऑफ द फ्लोरा ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। यानी हर्बेरियम पृथ्वी के विभिन्न भागों की फ्लोरा का एक महत्वपूर्ण संरक्षण है। तीसरा आपका हो जाएगा, तीसरा इंपॉर्टेंस है, द नोट ऑफ द हर्बेरियम सीट आर ए पैरामाउंट इंपॉर्टेंस फॉर द बोटेनिकल गार्डन एंड द फोटो, यानी कि इसको कहते हैं एथेनोग्राफिक, यानी कि फोटो जियोग्राफिकल स्टडीज, जिसे क्या कहते हैं एथेनो वनस्पतिक विज्ञान, या इसको कहते हैं भूगर्भीय अध्ययन। ठीक है, तो हर्बेरियम सीट पर लिखी सूचना वनस्पतिक, इथेनो वनस्पतिक व पादप भूगर्भीय अध्ययन, जिसे क्या कहते हैं फाइलोजेनेटिक ग्राफिकल स्टडीज। ठीक है, तो अगला आपका हो जाएगा चौथा इंपॉर्टेंस, हर्बेरियम पादप वर्गीकी के अध्ययन में भी सहायक है, क्योंकि अनेक पौधों और शिक्षक अपने छात्रों को दिखाना चाहते हैं कि समय पर ताज़े नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, समय समय पर जो ताज़े हर्बेरियम नहीं मिल पाते, तो हर्बेरियम में सूखे नमूनों का उद्देश्य जो होता है वो पूर्ति करता है आपके अध्ययन में। ठीक है, और नेक्स्ट आपका आ जाता है पांचवा है कि इसके अतिरिक्त हर्बेरियम में रखे नमूने शरीर, परागाणु अध्ययन व रसायन वर्गीय अध्ययन में पदार्थ के उत्तम स्रोत हैं। छठा आपका इंपॉर्टेंस ये है कि हर्बेरियम पौधों के अनेक मौलिक अध्ययनों में भी सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त ये विकास, संरक्षण, पारिस्थितिकी तथा वन व कृषि में पौधों के उपभोग से संबंधित समस्याओं के हल करने में भी सहायक होते हैं। क्लियर है? चलिए
अब आ जाता है आपका नेक्स्ट कि हर्बेरियम तकनीक से संबंधित विभिन्न चरण, हर्बेरियम को कैसे तैयार करते हैं। तो हर्बेरियम को तैयार करने के लिए जो सबसे पहला चरण होता है वो होता है प्रेसिंग द प्लांट स्पेसिमेन, पौधों के नमूनों को प्रेस करना ये पहला भाग है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ड्राइंग द प्लांट, यानी कि पौधों के नमूनों को सुखाना, ये दूसरा चरण है। तीसरा चरण है नमूनों का आरोपण करना। चौथा है लेबल लगाना, चौथा पॉइंट आ जाता है लेबल लगाना, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आ जाएगा हर्बेरियम सीटों का संग्रहण, ये हो जाएगा हर्बेरियम सीटों का संग्रहण करेंगे। और इसके बाद में आप क्या करेंगे कि जो हर्बेरियम है उनके नमूनों की देखभाल करेंगे, ठीक है। ये आपका हो जाता है हर्बेरियम का इम्पोर्टेंस और हर्बेरियम को तैयार कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट टॉपिक पर, जो आपका है बोटेनिकल गार्डन। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान संस्थान जो कि लखनऊ में अवस्थित है, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान लखनऊ और सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे दिस वाज द एस्टेब्लाइज्ड बाय द नवाब्स ऑफ अवध इन 1929। इसकी जो राष्ट्रीय नेशनल उद्यान है लखनऊ में, इसकी स्थापना अवध के नवाब ने 1929 में किया था, ठीक है। सर्वप्रथम यह लखनऊ के सिकंदराबाद क्षेत्र में एक छोटा सा उद्यान था। स्टार्टिंग की बात करें तो ये सिकंदराबाद, लखनऊ में एक सिकंदराबाद है, ठीक है। तो वहाँ पर एक छोटा सा उद्यान था जहाँ पर औषधि महत्व के पौधों को उगाया जाता था। धीरे धीरे यह विस्तृत वनस्पति उद्यान में परिवर्तित हो गया, ठीक है। वेयर द प्लांट ऑफ मेडिसिनल वैल्यू वेयर ग्रोथ, ठीक है, ये परिवर्तित कर दिया गया। इन 1935 इट्स द कंट्रोल इज टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट, यानी कि 1935 में इसका जो नियंत्रण है, जो बोटेनिकल गार्डन था लखनऊ का, 1935 में इसका नियंत्रण शासन के हाथ में आ गया। यानी कि जब ब्रिटिश शासन था, ठीक है, जब देश को जो है गुलाम हो गया था, उस समय पहले तो राजा का यहाँ पर जो अवध के नवाब थे उनका यहाँ पर कब्जा था। उन्होंने अपने देख रेख में इस बोटेनिकल गार्डन का संचालन किया। लेकिन जब ये ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया तो यह गार्डन भी जो शासन के अधीन आ गया 1935 में। तो इसका जो नियंत्रण है वो शासन के हाथ में आ गया, ठीक है। कुछ वर्ष पूर्व यह राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान के नाम से जाना जाता था, यानी कि बट इट इज़ नोन एज द रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इट्स नेम द नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। लेकिन अब एक शोध संस्थान के रूप, पहले इसको हम केवल बोटेनिकल गार्डन के नाम से जानते थे, लेकिन अब एक शोध संस्थान के रूप में इसको जाना जाता है तथा इसका वर्तमान जो नाम है वो राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान है, ठीक है। आपके लखनऊ में राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान अवस्थित है तथा इसका नियंत्रण जो है वो CSIR के अधीन है, यानी कि सेंट्रल फूलोद्यान फार्म हाउस व फन हाउस इस उद्यान के प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। क्लियर है। चलिए अब अगला आ जाता है, हम समझते हैं यहाँ पर बोटेनिकल गार्डन। क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन द बोटेनिकल गार्डन, व्हाट आर द एम्स ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ बोटेनिकल गार्डन। वनस्पतिक उद्यान का परिभाषित कीजिए, बोटेनिकल गार्डन के उद्देश्य व उनके जो कार्य हैं वो क्या है। तो वनस्पतिक उद्यान, ठीक है। ए बोटेनिकल गार्डन इज ए प्लेस वेयर द लिविंग प्लांट्स आर ग्रोथ एंड मेंटेन टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ए लोकल एंड रीजनल फ्लोरा फॉर द बायोसिस्टमेटिक एंड रिसर्च स्टडीज। एक वनस्पतिक उद्यान एक ऐसा संस्थान है जहाँ जीवित पौधे उगाए जाते हैं, ठीक है, और जैव व्यवस्थित और शोध अध्ययन के लिए स्थानीय और क्षेत्रीय वनस्पतियों का रिकॉर्ड बनाए रखा जा सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं वनस्पतिक विज्ञान। क्लियर इतनी चीज़ें। हर्बेरिया द्वारा सहायक पौधों के तुलनात्मक अध्ययन के विशेष संदर्भ में वनस्पतिक उद्यान कई महत्व हैं, इनके कई महत्व हैं। इस प्रकार वनस्पतिक उद्यान वर्गीकरण अध्ययन, वर्गीकरण, नामकरण और अन्य जांच के लिए सामग्री प्रदान करते हैं। वह खेती, कृषि आदि के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो विभिन्न संयंत्रों के लिए अनुकूल केंद्र के रूप में भी कार्य करते हैं। अब हम इसका हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। जो बोटेनिकल गार्डन है उसका इतिहास क्या है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द बोटेनिकल गार्डन इज ओल्ड। इन एशियन टाइम प्लांट वेयर ग्रोथ फॉर द पर्पस ऑफ फूड एंड मेडिसिन। वनस्पतिक उद्यान का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में पौधों को भोजन और दवाओं के उद्देश्य के लिए
उगाया जाता था। द रोमन एंड चाइनीज एंड द पर्सियन वेयर वेरी फाउंड ऑफ द गैदरिंग एंड ग्रोइंग प्लांट फॉर द वेरियस पर्पस। रोमन, चीन और फ्रांसीसियों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए पौधों को इकट्ठा करने और उगाने का बहुत शौक था। ठीक है। द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट बोटेनिकल गार्डन वेयर स्टेबलाइज इन द ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यानी कि जो सबसे पुराना, पहला और सबसे पुराना जो वनस्पतिक उद्यान था वो मुख्य रूप से औषधि और जीवाश्म के लिए जाना जाता था, जो कि पीसा में 1543 में, और पीसा और पडुआ जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पडुआ कहते हैं, जो कि 1545 में स्थापित किया गया था। ध्यान रखने योग्य बात ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहला और सबसे पुराना जो वनस्पतिक उद्यान है उसका नाम क्या है और ये कहाँ पर अवस्थित है, ये किसके लिए जाना जाता है, तो सब ध्यान रखिएगा, सबसे पहला और सबसे पुराना जो वनस्पतिक उद्यान है वो मुख्य रूप से औषधि और जीवाश्म अध्ययन के लिए जाना जाता था। ये पीसा में 1545 और पडुआ में 1543 और 1545 में स्थापित किया गया था। लेकिन अब दुनिया में विभिन्न हिस्सों में 530 से अधिक वनस्पतिक उद्यान हैं। कुछ महत्वपूर्ण वनस्पतिक जो उद्यान हैं उनके यहाँ पर नाम लिखित हैं, वहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे। पहला है रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू, इंग्लैंड। रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू जो कि ये इंग्लैंड में अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, कभी कभी बोटेनिकल गार्डन क्यू पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, तो ध्यान रखेंगे बोटेनिकल गार्डन जो क्यू है वो कहाँ पर अवस्थित है, तो ये इंग्लैंड में है। इसका जो कंप्लीट नाम है वो रॉयल बोटेनिकल गार्डन है। ठीक है, चलिए अगला आपका आ जाता है ऑक्सफोर्ड बोटेनिकल गार्डन, ये भी इंग्लैंड में है, और रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो कि एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में अवस्थित है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बोटेनिकल गार्डन इन इंडिया। भारत में जो बोटेनिकल गार्डन है वो कौन कौन से प्रमुख हैं, तो पहला है नेशनल बोटेनिकल गार्डन जो कि कोलकाता में है, भारतीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर अवस्थित है, कोलकाता। दूसरा आपका है लॉर्ड लायड वनस्पतिक उद्यान जो कि दार्जिलिंग में है, और तीसरा है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में अवस्थित है। ये तीन सबसे प्रमुख जो है बोटेनिकल गार्डन है, वनस्पतिक उद्यान है भारत की। ठीक है, तो एम्स ऑफ सिग्निफिकेशन, एम्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बोटेनिकल गार्डन, वनस्पतिक उद्यान के उद्देश्य और इनका महत्व क्या है इनको हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लोकल फ्लोरा एंड फॉर्म टू बेसिस ऑफ द कंटिन्यूअस मोनोग्राफिक वर्क। वह स्थानीय जो वनस्पतिक उद्यान होते हैं वो स्थानीय वनस्पति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और निरंतर मोनोग्राफिक कार्य के लिए आधार बने होते हैं। अकॉर्डिंग टू होल्टस 1970 दिस वर्क फॉर कंप्लीट द कॉर्टियल टॉपिक्स इज द कॉल्ड ऑफ इसेंशियल बेस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट स्टडीज़। यानी होल्ट्स 1970 के अनुसार यह कार्य भूमध्य रेखीय विषयों में पूर्ण नहीं था और इसे भी सभी प्रकार के पौधों के अध्ययन के लिए आवश्यक आधार कहा जाता था। ओके, इतनी बात क्लियर है। वनस्पतिक उद्यान जैव वनस्पतिक अध्ययन के लिए जीवित पौधों की सामग्री के संग्रह की सुविधा प्रदान करते हैं। हम वनस्पतिक जांच के लिए कई वनस्पतिक उद्यान के बीज और पौधों को सामग्री प्राप्त करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें, हेवुड ने 1964 के अनुसार जो बीज की आपूर्ति करने वाले उन उद्यानों की सूची तथा कई उद्यान को भी इस सूची में जोड़ा था। ठीक है, तो इस प्रकार के इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, तो इसको हम बहुत बारीकी से देखने का प्रयास नहीं करेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वर्गीय लिटरेचर क्या है, टेक्सोनॉमिक लिटरेचर जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका लिटरेचर मतलब साहित्य, वर्गीय का साहित्य क्या है, तो उसके बारे में हम साहित्य देखेंगे। तो वर्गीय पर एक विशाल साहित्य है जो विकासशील देश सहित पर विश्व की पादप संपदा की जानकारी एकत्र करने के लिए अथक प्रयास किए गए हैं। इस विषय में दुर्भाग्य से हम काफ़ी पीछे हैं। पिछली सदी के सर जेडी हुकर के शानदार प्रकाशन के अतिरिक्त हमारे देश का कोई भी प्रमाणिक वर्ग की प्रकाशन उपलब्ध नहीं है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारतीय टेक्सोनोमिस्ट को अपने पौधों की पहचान के लिए पश्चिम वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण पर निर्भर रहना पड़ता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से हम कोई भी वैज्ञानिक को लेकर के उनके बारे में लिख सकते हैं साहित्य, ठीक है। क्लियर रहती हैं चीज़ें। चलिए, तो आज के इस सेशन में हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको कवर करने का प्रयास किया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 लेकर के आएंगे और प्रयास ये रहेगा कि थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक ना रहे और क्लियरिटी के साथ रहे, ताकि और आपको अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, हमने आज जो प्रयास किया वो इम्पॉर्टेंट, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में इस बार आने वाले हैं, ठीक है, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर चूज किया है। मुझे आशा है कि आप सबके समझ में क्लास आई होगी, और अगर नहीं आई है तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा। और पीडीएफ आप ज़रूर पढ़िए। पीडीएफ जो मैं दिया जा रहा हूँ, ये क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। एक बार क्लास देखें, उसका नेक्स्ट पीडीएफ को पढ़ लें और एक बार नोट करने का भी कॉपी में प्रयास करें। आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। इनमें से दोस्तों 25 नंबर 25 नंबर का क्वेश्चंस आपको मिलेगा, जिसमें आपको कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनॉमी 10 नंबर में आएगा। बोटेनिकल गार्डन से 100% 10 नंबर का प्रश्न आता है, और हार्बेरियम से एक प्रश्न आता है 5 नंबर का, यानी 25 नंबर आपको पहला यूनिट देगा और इसी वीडियो से मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसको आप तैयार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।